नमस्कार। मैं मूलचंद सहायक आचार्य समाजशास्त्र श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय महाविद्यालय शाखा जिला भिलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र की जो अवधारणा है सामाजिक संरचना में विवाह है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसमें सामाजिक संरचना क्या है, क्योंकि बिना सामाजिक संरचना के हम विवाह को नहीं समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार मकान की एक संरचना है, मकान का निर्माण ईंट, चूना, पत्थर, रेत, सीमेंट, लकड़ी, लोहा, बजरी आदि से होता है, लेकिन ये सारे व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं और एक इसका बाहरी स्वरूप यानी मूर्त स्वरूप हमें दिखाई देता है, तो हम कहेंगे कि भाई कि ये मकान है। मकान की बात जैसे हमारे शरीर की विभिन्न इकाइयां हैं, हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, मुंह है, ये सारी इकाइयां शरीर से जुड़े होने के कारण और वो भी व्यवस्थित रूप से जुड़ी होती है और हम कहते हैं ये शरीर की संरचना है। ठीक वैसा ही जिस प्रकार शरीर की संरचना, मकान की संरचना, उसी प्रकार से समाज की भी संरचना होती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अब समाज की संरचना में विभिन्न इकाइयां, व्यक्ति है, परिवार है, विवाह है, नातेदारी समूह है, धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, जनरीतियां, विश्वास, ये सारी इकाइयां हैं जो व्यवस्थित प्रतिमानित रूप में होती है। इन्हीं से मिलकर के सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। यानी कि समाज की जो संरचना है, समाज का जो संगठन है, वो इन्हीं इकाइयों से होता है। अब यहां पर जो बात करते हैं इकाइयों की, तो इकाइयां जिसमें सामाजिक संरचना की जो एक इकाई है विवाह है, इसे एक संस्था भी कहते हैं। विश्व के सभी समाजों में विवाह के स्वरूप पाए जाते रहे हैं और विवाह नातेदारी का जो आधार है, नातेदारी में प्रथम आधार की बात करें तो वो ब्लड रिलेशन होता है और दूसरा विवाह के आधार पर जिसमें पति और पत्नी का संबंध होता है। चूंकि विवाह को यौन संबंधों पर आधारित माना जाता है, कई समाजों के अंदर यौन संबंध आते हैं। चूंकि अगर यौन संबंधों की बात करें तो जंगली जानवर में भी ऐसा होता है, लेकिन यह यौन संबंध मानवीय समाज में तभी वैलिड या मान्यता प्राप्त हो जब उसकी समाज की संस्कृति ने उसे स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि कई समाजों में जरूरी नहीं कि विवाह के लिए केवल यौन संबंध ही महत्वपूर्ण हो, वहां सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य भी काम करते हैं। सेमा नागाओं में, यानी कि जो लोग हैं सेमा नागाओं में, वहां ये परंपरा है कि पति की मृत्यु के पश्चात पुत्र अपनी सगी माता को छोड़ते हुए जितनी भी सौतेली माताएं हैं उनसे वो विवाह कर लेता है। इसका मतलब यौन संबंध नहीं है, इसका तात्पर्य सामाजिक सांस्कृतिक पहलू है। इसका कारण यह है कि पति की मृत्यु के पश्चात में जितनी भी विधवाएं स्त्रियां हैं उन सभी को संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है। अब ये संपत्ति वितरित नहीं हो, बंटवारा न हो, इसलिए वह सौतेला पुत्र उन सभी से विवाह कर लेता है ताकि संपत्ति घर में ही रहे। इसके अलावा अगर हम दूसरे पहलू की बात कर दें, जैसे आर्थिक पहलू, तो आर्थिक पहलू में कुछ जनजातियों में ऐसा पाया जाता है कि उनमें सहयोग और श्रम विभाजन
श्रम विभाजन, ये दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं आर्थिक आधार पर। कदार लोगों में जो है स्त्री और पुरुष का विवाह इसलिए कि वो जंगल में जाकर के फूल पत्तियां चयन करती है, तो महिला और पुरुष दोनों ये काम करते हैं, तो यहां सहयोग और श्रम विभाजन दोनों बातें आती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले जो लोग हैं मूरिया गौंड, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो है मूरिया गोंड के लोग, इनका भी काम सहयोग और श्रम विभाजन पर आधारित होता है। कहने का मतलब यही है कि विश्व में विवाह का स्वरूप किसी न किसी रूप में पाया जाता है। पूर्वी समाज, पश्चिमी समाज या आदिम जनजातीय सरल समाज के अंतर्गत पाया जाता रहा है, लेकिन ये विवाह जो है वो उस समाज की संस्कृति तय करती है। विश्व के 1500 अद्भुत आश्चर्य में शामिल एक विवाह अफ्रीका का ऐसा भी है जिसमें वधु को बांस की टोकरी में बिठा दिया जाता है। उस बांस की टोकरी को जंगल में किसी पेड़ पर लटका दिया जाता है और उसके नीचे आग लगा दी जाती है। 3 दिन और 3 रात उसे भूखा और प्यासा रहना पड़ता है वधु को, और यदि 3 दिन और 3 रात के पश्चात वो जिंदा बचती है तो उसका विवाह करवा दिया जाता है। ये जो है विश्व के 1500 अद्भुत आश्चर्य में शामिल किया गया है। लेकिन यही पर ही नहीं, यहाँ इसका मात्र उद्देश्य यही है कि स्त्री की पवित्रता बनी रहे और वो जिंदा रह गई। इसमें सामर्थ्य कितनी है जिंदा रहने की। तो कुछ में जैसे मथुरा वृंदावन में विवाह का स्वरूप बिल्कुल अलग है। वर पक्ष वाले वधु के यहाँ जाते हैं और वहां पर जो है लठमार जो है वहां एक परंपरा है। जो ही वर पक्ष वाले जाते हैं तो महिलाएं जो है हाथ में झाड़ू ले लेती है और वर पक्ष को इतना मारती है कि वह बेहोश न हो जाए। लेकिन जब वो जिंदा रह जाता है तो उसका विवाह कर दिया जाता है। तो ऐसा मतलब परंपराएं विश्व के सभी जगह में अलग अलग रूप में देखने को हमें मिलती है। अब अगर हम बात करें विवाह के परिभाषा की, तो विभिन्न विद्वानों ने विवाह पर जो अध्ययन किया है उसमें लूसी मेयर, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक लिखी है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंतर्गत लूसी मेयर ने यह कहा कि स्त्री पुरुष का ऐसा योग जो स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। अर्थात यहां स्त्री और पुरुष का योग माना गया है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए, विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें 2 चीजें आ रही हैं। एक तो स्त्री पुरुष के योग से जो संतान पैदा होगी, दूसरी उस संतान को वैधता देगी, प्रामाणिकता प्रदान करेगी कि ये संतान उसकी है। इस लूसी मेयर ने इस संबंध में ये कहा एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। दूसरी बात अगर हम कहें तो WHR रिवर्स
आपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी और इसके अंतर्गत जो है यह कहा कि रिवर्स ने कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसे विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। यानी कि यहां विवाह की संज्ञा कब, जब जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का निर्वाह कर रहा है। तीसरी बात अगर हम कहें तो E.S. बोगार्डस, इन्होंने सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी। यहां पर E.S. बोगार्डस कह रहा है कि स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन। अब यहां देखिए कि स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, विवाह के लिए यह आवश्यक है, अर्थात इसको एक इंस्टीट्यूशन कहा है विवाह को। चौथी अगर हम बात करें वेस्टरमार्क, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इसमें कहा कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों से होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा और कानून स्वीकार करता है, साथ ही जिसमें व्यक्ति तथा जिनसे उत्पन्न हुई संतान उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका मतलब यह हो गया कि विवाह से परिवार का निर्माण हुआ, तो विवाह में स्त्री और पुरुष और उससे उत्पन्न हुई संतान तथा उनके अधिकार और कर्तव्य उनके बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है, वह विवाह है। अगर हम ये कहें कि विवाह के लिए जो उद्देश्य है और इसके सार रूप में कुछ बातें निहित होती है, तो हम ये कहेंगे भाई कि विवाह क्यों करते हैं। तो इसके लिए पहली बात अगर हम बात करें तो समाज में निरंतरता बनाए रखने के लिए, समाज में निरंतरता बनाए रखने के लिए विवाह किया जाता है। यानी विवाह वह संस्था है जो परिवार को बनाता है और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है, यानी समाज की निरंतरता बनी रहती है, वो समाप्त नहीं होती है। उसके लिए आपको विवाह जो है एक संस्था जो है वह देखने को मिलेगी। दूसरी अगर हम बात करें तो विवाह का जो आधार है वो क्या है, विवाह का जो आधार है वो नातेदारी है। विवाह का आधार नातेदारी, क्योंकि नातेदारी में दो रिलेशन मूल रूप में बनते हैं। एक तो है ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में खून का संबंध होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता पुत्र के संबंध, पुत्रियों के संबंध, भाई बहन के संबंध, बहन बहन के संबंध, भाई भाई के संबंध, ये सारे ब्लड रिलेशन से हैं। लेकिन एक संबंध है जो विवाह के आधार पर होता है, उसे कहते हैं पति और पत्नी का संबंध। लेकिन इस संबंध के आधार पर कई जो संबंध आते हैं, जैसे जीजा, फूफा, मौसा,
ये शब्द विवाह के आधार पर, दामाद, बहू, ननद, भौजाई, ये शब्द विवाह के आधार पर बन रहे हैं। तो ये नातेदारी पर आधारित है, किनशिप के आधार पर देखने को मिली है। तीसरी अगर हम बात करें तो विवाह का जो है वो धार्मिक उद्देश्य भी है। कुछ जनजातियों में विवाह एक धार्मिक संस्कार के धार्मिक रूप में दिखाया जाता है। भारतीय समाज में, हिंदू समाज में विवाह को एक रिलीजियस सैक्रामेंट, धार्मिक संस्कार माना गया है। यानी पति और पत्नी का जो संबंध है वो अटूट रिश्ता होता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना गया है, एक संस्कार के रूप में माना गया है, जिसमें ब्राह्मणों की उपस्थिति होती है, जिसमें हवन होता है, यज्ञ होता है, आहुति दी जाती है, अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं, पतिव्रत का आदर्श रखती है और पत्नी के लिए संबोधक शब्द होता है, धर्म पत्नी जैसे। तो ये सारे जो है एक रिलीजियस, एक धार्मिकता को प्रदर्शित करती है विवाह। चौथी अगर हम बात करें तो इसमें विवाह से मानसिक संतोष प्राप्त होता है। कई समाजों में ऐसे लोग भी देखे गए हैं जिनकी यौन संतुष्टि नहीं होने पर वो पागल हो गए हैं। कई बार तो साधु सन्यासी भी इस दृष्टिकोण से बदले हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मानसिक संतोष जो है इससे प्राप्त होता है। और विवाह का जो है आर्थिक उद्देश्य की बात करेंगे हम। आर्थिक उद्देश्य भी है, जैसा कि मैंने बताया, सेमा नागा लोगों के अंदर अपनी सगी माता को छोड़ते हुए वह अन्य सौतेली माताओं से विवाह, विधवाओं से विवाह कर लेता है। इसका कारण यही है कि अपने मृत पिता या पिता की जो संपत्ति है उन सौतेली माताओं को प्राप्त होती है, तो वह डाइवर्ट नहीं हो, उसको प्राप्त कर लें। तो केवल इसका उद्देश्य आर्थिक है, यानी कि वो संपत्ति घर में ही रहे, तो वो आर्थिक उद्देश्य के रूप में मानी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मर्डॉक ने सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक लिखी थी, MURDOCK। मर्डॉक ने 250 हिंदू समाज में 250 परिवारों का अध्ययन किया, 250 समाजों का अध्ययन किया, जिसमें विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य प्रकट किए मर्डॉक ने। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी सोशल स्ट्रक्चर, यानी सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। ये 3 बातें थी कि विवाह क्यों होता है, इसका उद्देश्य, जिसमें यौन संतुष्टि, पहला जो बिंदु माना है वो यौन संतुष्टि का था, और दूसरा आर्थिक सहयोग, और तीसरा जो है संतानों का समाजीकरण। ये 3 बातें मर्डॉक ने सोशल स्ट्रक्चर में प्रस्तुत की। विवाह के उद्देश्य के रूप में यौन संतुष्टि, यानी प्रत्येक समाज में इस आधार पर विवाह करता है कि उसे यौन संतुष्टि मिले। दूसरी, उसे आर्थिक सहयोग मिले, और आर्थिक सहयोग का मतलब यह है कि परिवार जब बनता है तो पति और पत्नी दोनों काम करते हैं, जैसा कि सहयोग और श्रम विभाजन, यह आर्थिक सहयोग का प्रमुख कारण है। और तीसरा जो विवाह का जो उद्देश्य बनता है वो संतानों का जो है समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब समाज की संस्कृति को सीखना ही समाजीकरण है। तो इस आधार पर जो है विवाह के उद्देश्य है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।